हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट अपने लेक्चर में। और आज के लेक्चर में एक पीरियोडिक टेबल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। और जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो आपको पता है हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा एटॉमिक रेडियस, उसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो एटॉमिक रेडियस अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको लेके जेई में काफी सवाल आते हैं, काफी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में अपने को पता भी होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारा चैनल का मोटो है कि जितना जल्दी पढ़ सकें, जितना कम टाइम में आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, राइट। तो सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम है उसकी एग्जैक्ट रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने ये पढ़ा था कि जो एटम जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो वेव नेचर होता है, मीन्स वो तो ऐसे ऐसे करके ऐसे न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहेगा, राइट। और ये भी हम लोगों ने श्रोडिंगर के अंदर देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आर इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस पे भी जीरो नहीं होती है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बहुत दूर जाने तक भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो एग्जैक्ट रेडियस पता करना पॉसिबल, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है जहां से हम लोग कोई भी एटम हो उसकी एग्जैक्ट रेडियस पता कर पाए, राइट। आई थिंक ये तो आप श्योर हो गए होंगे कि एटम ऐसे राउंड नहीं होता है जैसे बोहर ने बोला था, क्योंकि जब श्रोडिंगर हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे ये क्लियर हो चुका था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव के फॉर्म में रहता है। तो अब हम क्या करें, हमें एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो उसके लिए देखो एक तरीका निकाला गया कि जो दो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, मान लो सेम एटम्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई ए एटम है और मान लेते हैं इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है बी, दोनों ने एटम ने बी है, इन्होंने बॉन्ड बनाया कि इसका न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस है। तो इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, डिफ्रेक्शन मेथड हो गया, जहां से एक्सरे मेथड हो गया, जहां से हम लोग ये जो रेडियस है, जो इनकी डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस के बीच, ये हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो फिर ये तरीका लगाया गया कि एक काम करेंगे हम लोग, जो एटम्स जो बॉन्डेड कंडीशन में होंगे, जो बॉन्ड बना रखे होंगे, उनके, इसको बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, उनके बीच के जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है वो हम लोग निकालेंगे। वो निकालने के बाद उसका हाफ कर देंगे, उसे हम लोग क्या मान लेंगे, रेडियस। सो अगर आर क्या हो जाएगा एक एटम का, d/2। ये एक जुगाड़ बिठाया गया जिससे हमें बस ये पता चल सके कि भाई एटॉमिक रेडियस क्या होती है। गॉट इट। तो जब ये हमें आइडिया लग गया कि ऐसे ऐसे हम लोग करके चीजें पता कर सकते हैं, तो फिर देखो अब ये समझ में आ गया कि भाई बॉन्ड लेंथ तो होगा, जो दो एटम्स बॉन्डेड होंगे उनके बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ समझ में आया कि जब दो एटम्स, ये दोनों एटम्स है जो बॉन्डिंग कंडीशन में, जब उनके मिनिमम डिस्टेंस होते हैं न्यूक्लियस के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। गॉट इट। सो इसके हाफ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, उसका रेडियस आ जाएगा। बात समझ में आई। सो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग बॉन्ड्स होंगे तो उनके रिगार्डिंग अलग अलग रेडियस भी निकलेगी। जैसे हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड से जो रेडियस निकालेंगे उसे हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। ऐसे मेटेलिक बॉन्ड भी होता है तो उसे मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। वनडरवॉल बॉन्ड होता है उसे वनडरवॉल रेडियस बोलेंगे। तो इन सब अलग अलग रेडियस की हम लोग बात करते हैं। मीन से यह बोल सकते हो कि अगर बॉन्डिंग अलग रहेगी, अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग अलग रहेगी तो वहां पे रेडियस भी अलग रहने वाला है। क्या समझ में आया कि रेडियस भी अलग डिफाइन होगा। बात समझ में आ रहा है, राइट। तो जब रेडियस डिफाइन होगा तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि भाई मान लो सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। अब कोवेलेंट रेडियस हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करेंगे। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, कि मान लो ये कोई बॉन्ड बना है जहां पे ए ने अपना कि कोई इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए हैं, मतलब ये बॉन्ड बना है शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है तो उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, राइट। सब देखो
कि अब हमें एक चीज पता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग कैसे करेगा। देखो मान लेते हैं कि अब इसमें हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं कि होमोन्यूक्लियर, क्या लेके चलते हैं, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्या होता है कि जब दोनों न्यूक्लियस सेम हो, लाइक दोनों एटम सेम हो। फॉर एग्जांपल H2 Cl2 हो गया, F2 हो गया, एटसेट्रा। कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जहां पे होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम्स है वो दोनों सेम है। तब इनके लिए देखो रेडियस कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि मान लो ये कोई A एटम है, ये कोई दूसरा A एटम है, क्योंकि होमोन्यूक्लियस है। इन दोनों ने, ये भी A मान लो, ये भी A मान लो, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा, मतलब देखो ये आ रहा है ना, इसका मतलब है शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन। सो इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं D है। अब D को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ मैं आपको पहले बता चुका हूं, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब बॉन्डिंग कंडीशन में दो एटम्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो अब देखो R कोवेलेंट क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे तो हम लोग यहाँ पे रेडियस, कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करेंगे और ये हो जाएगा D/2। बात समझ में आ रहा है। तो इसे R कोवेलेंट बोल सकते हैं या फिर RA भी बोल सकते हैं। A एटम है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, D/2। आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, जब बॉन्डिंग कंडीशन होगी उसी में हम डिफाइन कर लेंगे, राइट। सो अब देखो नेक्स्ट, ये तो होमोन्यूक्लियर था। अब होमोन्यूक्लियर तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर होमोन्यूक्लियर की जगह ऐसा हो, होमोन्यूक्लियर की जगह हेट्रोन्यूक्लियर हो, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है कि वो होमो मतलब सेम था, दूसरा ऐसा हो कि हेट्रोन्यूक्लियर है। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, दोनों न्यूक्लियस डिफरेंट हो, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, राइट। इसमें देखो रेडियस निकालने का अलग तरीका होता है कि मान लेते हैं ये कोई A एटम है, ये कोई B एटम है, डिफरेंट हो गए ना इस बार, तो दोनों डिफरेंट हो गए। इनके बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस मान लो D है, और ये डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है D इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। ये एक फॉर्मूला होता है जहां से जो हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स होते हैं उनके लिए हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। अब R क्या हो जाएगा, D/2। गॉट इट, R क्या हो जाएगा, D/2। अब XA एंड XB क्या है, XA एंड XB क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो अपनी प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ A एंड B। मैंने बताया था कि जो चौथी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पे हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं R क्या हो जाएगा, D/2, राइट। ये चीज पता हो ना पता हो तो चलेगा, ज्यादा कोई इशू नहीं है, ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। जेई में कुछ भी पूछा जाए तो वो किसी से बने ना बने, लेकिन हमसे जरूर बनना चाहिए, राइट। चलो, तो ये हो गया कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या होगा अगेन, कि जब दो एटम्स होंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं, तो इसके लिए कोवेलेंट रेडियस हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरी बात होती है मेटेलिक रेडियस। दूसरी रेडियस की हम लोग बात करेंगे। दूसरी रेडियस हमारे लिए क्या है, मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस आपको समझ में आ रहा होगा, जो मेटल्स होगा उसमें जो एटम्स होंगे उनकी रेडियस हम निकालेंगे। तो मेटल्स में ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो मेटल है, मेटल में जो आपको पता है कि मेटल्स में किस तरीके की बॉन्डिंग रहती है। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं आपको कि भाई मेटल्स, मान लो आयरन की बात करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे आयरन के एटम होंगे जो ऐसे पास 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 ऐसे कनेक्ट होंगे, राइट। तो जैसे देखो इस तरीके से एटम एक्चुअल मेटल में चीजें होती हैं, एटम्स ऐसे कनेक्ट रहते हैं। तो मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगा, मान लो दो एटम है, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे। मान लेते हैं डिस्टेंस आ रही है D, तो R मेटेलिक क्या हो जाएगा, R मेटेलिक मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई मेटल की बात हो रही है। R मेटेलिक क्या हो जाएगा, D/2। तो ऐसे हम लोग मेटेलिक रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। जो मेटल्स के बीच जो रेडियस रहेगी मेटेलिक एटम, जैसे मान लो कॉपर का ये कॉपर होता, मान लो ये पूरा का पूरा मान लेते हैं कॉपर का होता, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉपर के एटम्स रहते और दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस D है, उसका हाफ कर देते, क्या हो जाता, R मेटेलिक हो जाता। बात समझ में आई। चलो, तो अब तीसरी रेडियस डिफाइन करते हैं फटाफट हम लोग, वो होती है वॉन डेर वाल रेडियस। वो रेडियस कौन सी होती है, वॉन डेर वाल
रेडियस। अब एक्चुअल में एक चीज समझो कि वॉन डर वॉल फोर्सेज वगैरह क्या होते हैं, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब ये समझो वॉन डर वॉल, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जो ऐसे एलिमेंट जो रिएक्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती है मतलब बॉन्ड नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जिनोन है और दूसरा जिनोन पार्टिकल है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन रहेगा। और अब जो ये अट्रैक्शन होता है इसी को वॉन डर वॉल फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वॉन डर वॉल फोर्स। कि जो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में रहता है जहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जैसे वो रिएक्ट ही नहीं करती हैं, तो जो ये अट्रैक्शन होता है इसे वॉन डर वॉल फोर्स या वॉन डर वॉल अट्रैक्शन बोलते हैं। कि मान लो सॉलिड स्टेट में, अच्छी बात क्या देखो ये रेडियस डिफाइन होती है किसमें? कि सॉलिड स्टेट में। कि सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? कि इन दोनों जिनोन एटम्स की पोजीशंस फिक्स है और अब इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्टेंस मान लो d है तो r वॉन डर वॉल क्या आ जाएगी? r वॉन डर वॉल क्या आ जाएगी? d/2। ये हमारे लिए डिफाइन हो चुका है रेडियस ऑफ वॉन डर वॉल। गॉट इट? अब ऐसे ये पता है, ध्यान रखना वॉन डर वॉल अट्रैक्शन किसमें होगा? जो ऐसा बोल सकते हो नॉन पोलर होंगे। अब नॉन पोलर क्या होता है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। या फिर जो ऐसे एलिमेंट जो रिएक्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस। जिनोन क्या है? नोबल गैसेस। तो ये जिस फोर्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं उनका नाम है वॉन डर वॉल फोर्स। और ये बहुत वीक फोर्स होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पर इस फोर्स के डिस्टेंस का आधा हम लोग कर देंगे तो हम बोल देंगे ये रेडियस ऑफ वॉन डर वॉल होगा। गॉट इट? तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, जो तीनों रेडियस हम लोगों ने निकाली है, जैसे अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और डी आती है, रेडियस आती है d/2। मेटेलिक की बात करें तो ये दोनों एटम्स बिल्कुल पास पास रहते हैं और ये आती है अगेन d/2 आर मेटेलिक। और अगर वॉन डर वॉल की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा दूर दूर रहेगा और अब ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, रेडियस क्या आ जाएगी? d/2। अब अगर तुम्हें ऑर्डर पूछूं कि भाई कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी आएगी, कौन सी छोटी आएगी, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो और आर वॉन डर वॉल होगा, जो वॉन डर वॉल रेडियस सबसे बड़ी होगा, उसके बाद में आर मेटेलिक होगा और उसके बाद में रेडियस ऑफ कोवेलेंट होगा। ऐसा क्यों? मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि वॉन डर वॉल में तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनता है, मेटेलिक में दोनों एटम्स पास पास रहते हैं और कोवेलेंट में एक दूसरे आपस में शेयर करते हैं तो वो बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये रहेगा। अब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये मैंने क्यों बताया कोवेलेंट, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करेंगे, कुछ मेटेलिक बनाते हैं उनके लिए मेटेलिक रेडियस डिफाइन करेंगे और कुछ वॉन डर वॉल फोर्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस, तो उनके लिए हम वॉन डर वॉल रेडियस डिफाइन करेंगे। गॉट इट? चलो अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग नॉर्मल, ट्रेंड और फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। चलो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, हम उनकी बात कर लेते हैं कि भाई क्या फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। तो उनमें सबसे पहला फैक्टर अगेन जेड इफेक्टिव आता है। क्यों? देखो एक चीज समझो, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में जेड इफेक्टिव क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। जेड इफेक्टिव क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। कि अब सोच के देखो, जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल मान लो ये आउटर मोस्ट सेल का कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पे अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना चाहेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो रेडियस होगा, रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगा। दूसरा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल समझ गया? जैसे 1s 2s, थर्ड पीरियड में जाएगी तो 3s आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो हमें पता है जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि जब सेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। मान लो किसी एटम में 2 सेल है तो उसका एटॉमिक रेडियस अलग होगा, 3 सेल हो जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस अलग होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब ये 2 फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट जो हम लोग
हमेशा ध्यान रखना, आगे की प्रॉपर्टीज में हम सेम चीजों पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रेंड की बात करेंगे कि भाई क्या ट्रेंड होता है, जनरली क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, राइट। चलो, तो हमें पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखना मैं जब भी लेफ्ट टू राइट बोलूं तो समझ लेना एक पीरियड में मैं लेफ्ट साइड से मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट से लेके मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ जा रहा हूं। और हमने ये डिस्कस किया था जेड इफेक्टिव लास्ट वीडियो में कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। और हमें पता है जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या आ जाती है, या फिर हम डायरेक्टली रेडियस लिख सकता हूं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस कम होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस लगातार कम होगा। दूसरा अगर बात करें कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है बताओ भाई, सेल नंबर बढ़ता है। सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेडियस होगा अपना वो भी बढ़ेगा। तो हमने क्या डिसाइड किया कि ट्रेंड क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सेल नंबर बढ़ेगा एंड साइज रेडियस इंक्रीज होगा। तो ये बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए, ट्रेंड होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना कि जब भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में सवाल बेसिक ट्रेंड से नहीं आते, हमेशा से इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही आते हैं। तो ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नोबल गैस। वो क्या है? नोबल गैस। इसका मतलब क्या है? देखो कि देखो अगर हम लोग एक चीज बात करते हैं, भाई हमने क्या बोला था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जनरली हमने लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भाई रेडियस कम होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जैसे ऐसे बात कर लेते हैं कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, तो अगर ऐसे बात करते हैं तो भाई जनरली ट्रेंड क्या आना चाहिए कि लेफ्ट राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और ये रेडियस बढ़ रहा है, ऐसा आना चाहिए। नियोन का रेडियस सबसे लेस आना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जो नोबल गैस होती है, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। कोई भी नोबल गैस होती है उसके लिए हम सोचो कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। हम डिफाइन क्या करते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस। अब आपको पता है कि जब हम लोग वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन करेंगे, वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन करेंगे तो वो रेडियस सबसे बड़ी होती है जो हम लोगों ने पीछे देखा था। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि कोई भी इनर्ट गैस होगी, कोई भी इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस की रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी किसमें? एक पीरियड के अंदर। कि अगर कोई भी पीरियड हुआ तो उसमें उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो भाई सबसे ज्यादा आएगी रेडियस नियोन की, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद फ्लोरीन की। ये नियोन सबसे आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये क्या है? नोबल गैस है, और नोबल गैस के लिए हम लोग कौन सी डिफाइन करते हैं? हम लोग वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं। तो पहली चीज आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 3D सीरीज। देखो 3D सीरीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज का मतलब समझते हो तुम लोग क्या होता है? 3D सीरीज का मतलब ये हो गया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहा होगा? 3D के अंदर। मींस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो अपने फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, जो अपने फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, वो कौन सी सीरीज बनाते हैं? वो बनाते हैं 3D सीरीज। अब देखो फोर्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें एलिमेंट आते हैं स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। अब इसके ट्रेंड में देखो थोड़ा सा चेंज आता है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कि मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, चीजें बता देता हूँ जिसका ध्यान रखना। कि देखो एक्चुअल में होता क्या है कि भाई हमें पता है जनरल ट्रेंड हमें क्या बोलता है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस क्या होती जाएगी? रेडियस कम होती जाएगी, जनरल ट्रेंड है। लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक कोई इशू नहीं है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक कोई इशू नहीं है, रेडियस डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई रेडियस क्या होगी?
डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन दिक्कतों को थोड़ा सा ध्यान ये रहता है कि मैग्नीज से लेके जब हम लोग निकिल तक जाते हैं तो इनकी सबकी रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इनकी रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इनकी रेडियस, आयरन कोबाल्ट निकल रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। और जब आगे जाते हैं तो इनकी रेडियस स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आगे जाने पर रेडियस स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसी को ध्यान नहीं रखते हैं। ये स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि यहां तक ऐसा बोल सकते हैं कि जब यहां से यहां जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम होती जाएगी। यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे देखना आगे जाके जो जेड इफेक्टिव होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो साइज स्लाइटली इंक्रीज होने लग जाएगा। सवाल कई बार बहुत आता है कि इनमें से कौन से एलिमेंट है जिनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, तो आंसर आएगा मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इनकी रेडियस क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। इस चीज का अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 3D। इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 3D सीरीज। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया कि जो सवाल अच्छे बनते हैं वो हमेशा से इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बनते हैं, राइट। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तुम्हें ध्यान क्या रखना, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है रेडियस ऑफ गैलियम, या फिर ये बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ गैलियम थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम से। अब देखो ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, इस चीज का ध्यान रख लेते हैं कि अगर मैं 13 ग्रुप के एलिमेंट्स लिखूं, अगर अब तुम्हें पता है कि 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, आप सब लोग होशियार, आपको सबको पता है कि जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थेलियम हो गया। तो अगर एक्चुअल में जो तरीका है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जनरल ट्रेंड में कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सेल नंबर बढ़ेगा। अब सेल नंबर बढ़ेगा तो फटाफट बताओ रेडियस कम होगी या बढ़ेगी, चलो बताओ बताओ सब, बस रेडियस बढ़ेगी। अब हमें पता है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, बोरोन का सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, फिर थेलियम। लेकिन ऐसा देखते हैं ऐसा नहीं हो पाता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। ये क्यों होता है, ध्यान से देखते हैं, राइट। कि अगर मैं तुम्हें एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊं तो तुम क्या लिखोगे, 3s2 3p1, राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा किसका, एल्यूमिनियम का। लेकिन जैसे हम लोग गैलियम की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, 4s2 आउटर मोस्ट सेल का 4s2, फिर 3d10, फिर आएगा 4p1। आई थिंक यू गॉट इट, आपको समझ में आया होगा कि एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो देखो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1। लेकिन जैसे हम लोगों ने सीखा था स्टार्टिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, 4s2 3d10 4p1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले यहाँ पे 3d10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 3d सबसेल के अंदर 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं जब एल्यूमिनियम से हम लोग गैलियम जाते हैं। तब बोलोगे सर इससे क्या होगा, चलो इलेक्ट्रॉन ऐड मतलब 3D में आ गए तो इससे फर्क क्या पड़ा। ऐसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है क्या। अब मैंने तुम्हें यह बताया था कि जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो d सबसेल होती है, जो d ऑर्बिटल होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। याद करो कि जब मैं तुम्हें शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था, जेड इफेक्टिव पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बात बहुत ध्यान से तुम्हें बताई थी कि जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे 3D यहाँ पे सारे 3D इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको, इनका तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट रिपल्शन कम हो पाएगा तो न्यूक्लियस उसे और अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। हमें पता है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है, ये शिल्डिंग इफेक्ट है।
अब सिग्मा अगर कम हो जाएगा, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, इसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर थोड़ी डिफ्यूज होती है, इसकी वजह से इनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। एस होता है उसका स्ट्रॉन्ग होता है। ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी होगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 3D के अंदर 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इनके पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम का जेड इफेक्टिव अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता था साइज डिक्रीज हो जाता है। और ये ध्यान रखना है, नोट्स बनाते रहना साथ साथ, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान रखना कि जब साइज अनएक्सपेक्टेडली जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज हो जाती है और इस लेवल तक होता है कि एल्यूमिनियम की साइज ऑलमोस्ट गैलियम के इक्वल हो जाती है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ गैलियम थोड़ी सी कम हो जाती है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम से। ये किसकी वजह से हुआ? 3D इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। और साथ में ये भी बताया था जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर होगा इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन एडिशन मतलब न्यूक्लियस का जेड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। कि एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो अचानक 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से इनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। अब आप बोलोगे सर तो ये क्या 14th ग्रुप में नहीं होता? तो 14th ग्रुप में क्या आता है? कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, लेड आ गया, पीबी। आप बोलोगे सर सिलिकॉन जर्मेनियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कार्बन अब अगेन यहाँ पे भी 3D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज भी होता है, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं हो पाता, इतना ही ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता कि साइज इसकी जर्मेनियम की छोटी हो जाए। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा? जर्मेनियम की साइज ज्यादा रहती है किससे? सिलिकॉन से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये जब 3D इलेक्ट्रॉन का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट सिर्फ एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में लगता है, एल्यूमिनियम गैलियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ध्यान देखना कि जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तो बताऊंगा इस रेडियस का इफेक्ट, जो जो प्रॉपर्टीज रेडियस पे डिपेंड करती है उन सब पे फर्क पड़ेगा कि एल्यूमिनियम और रेडियस की गैलियम की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होती है, लेकिन 14 ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। गॉट इट? ये ध्यान रख लोगे। चलो तो फोर्थ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि अगेन फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि ये हमें समझ में आता है। देखो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 3D सीरीज क्या होती है, 4D सीरीज क्या होती है, 5D सीरीज क्या होती है। कि देखो जो फोर्थ पीरियड होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 3D में। तो ये क्या हो गया? 3D सीरीज। जो फिफ्थ पीरियड होगा वहां पे क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, मतलब 4D हो गया। और जो डी ब्लॉक के जो सिक्स्थ पीरियड होगा वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5D में। तो ये कौन सी सीरीज होगी? 5D सीरीज होगी। अब हमें पता है कि जब 3D से 4D, 4D से 5D जाते हैं तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था? ध्यान रखना, जनरल ट्रेंड होना चाहिए कि 4D सीरीज का साइज बड़ा होना चाहिए 3D और 5D का बड़ा होना चाहिए था 4D से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम 4D से 5D में जाते हैं तो बीच में 4f इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ध्यान रखना कि जब 4D से 5D में जाते हैं तो इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हमें पता है अगेन 4f इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। मैं बता चुका हूं आपको शिल्डिंग इफेक्ट में लास्ट वीडियो में कि इनका इफेक्ट क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव अचानक से बहुत बढ़ जाता है। और ऐसा इतना बढ़ जाता है 5D सीरीज का कि जो रेडियस ऑफ 4D सीरीज है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है रेडियस ऑफ 5D सीरीज। और ऐसा बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ 5D सीरीज थोड़ी सी कम हो जाती है 4D सीरीज। अब 4D और 5D समझ में आ रहा होगा। स्कैंडियम टाइटेनियम 3D सीरीज में आता है, फिर नीचे वाले 4D में फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड आता है 5D सीरीज के अंदर। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, मैं कुछ एलिमेंट्स आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम 3D सीरीज की बात करेंगे तो 3D सीरीज में देखो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम एलिमेंट्स आते हैं। 4D की अगर बात करें तो इटीरियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, निब्यूडियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। अगर 5D सीरीज की बात करोगे तो देखो यहाँ पे लेंथेनम आता है,
हाफ नियम आता है, टीए आता है। तो आप देखो होना क्या चाहिए था, टॉप टू बॉटम जाने पे होना ऑर्डर होना क्या चाहिए था कि टॉप टू बॉटम जाने पे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ध्यान रखना, इस जो ये अपना थर्ड ग्रुप है यहाँ पे ये सही होता है, क्योंकि यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। अगर इन 4f इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्थ ग्रुप में जाते हैं, फिफ्थ ग्रुप में जाते हैं, तो देखो क्या होता है। ये देखो, ये 4d सीरीज का साइज बड़ा होता है, जो नॉर्मल है, होना भी चाहिए था, जो ये होना भी चाहिए था, मतलब ये चलता, और ये होता तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे 4d से हम लोग 5d जाएंगे, जैसे 4d से 5d जाएंगे, अगेन 4f इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनका पोर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इनकी रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। सेम ट्रेंड यहाँ रहेगा, ये भी रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जर्कोनियम की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होती है हाफ नियम के। और ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, क्योंकि अचानक 4f इलेक्ट्रॉन सेंटर किए थे, और जो 4f इलेक्ट्रॉन सेंटर किए, 4f सीरीज को हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये रेडियस इक्वल हो, उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसे बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। इसकी वजह से 4d सीरीज की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है 5d के इक्वल। ये समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि जैसे 3d से 4d जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे 4d से 5d जाते हैं तो अचानक 4f इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और उनके पोर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, अब पोर शिल्डिंग इफेक्ट होगा। अब देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं तुम्हें, बार बार बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पोर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी, 4d साइज की ऑलमोस्ट 5d के इक्वल हो जाएगी। इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोग बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये है कि आयोनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उससे पहले हम लोग फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। वो क्या है? आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस का मतलब क्या है, ये बहुत ध्यान से देखना, इससे भी काफी सवाल आते हैं, जेमेन से पूछे गए हैं सवाल कि देखो जैसे मान लो Na है, सोडियम है, दूसरा मान लो Na+ है, तीसरा मान लो Na- है। इनकी रेडियस की बात करते हैं तो सोडियम में क्या है भाई? 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। Na+ में क्या है? प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 12। ये बात समझ में आता है? तो अब तुम खुद सोच के बताओ कि कौन सी कंडीशन में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। सोचो भाई, यहाँ पे तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na+ में ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोटॉन तो उतने हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे अच्छा अट्रैक्शन हो पाएगा। जब अट्रैक्शन अच्छा हो पाएगा तो सोच के देखो कि भाई यहाँ तो प्रोटॉन्स तो सेम है, कि बाहर अगर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखो प्रोटॉन्स तो सेम है जो खींचने वाले हैं, बाहर अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन हो पाएगा, तो रेडियस भाई इलेक्ट्रॉन्स पास आ पाएंगे और रेडियस कम होती जाएगी। तो ऐसा बोल सकते हैं इसके Na+ की रेडियस कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू Na। बात समझ में आता है? ऐसा बोल सकते हैं कि जो R केटायन होता है उसकी रेडियस कम होती है किससे? R न्यूट्रल से। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। गॉट इट? अगर नेक्स्ट बात करें, Na- की बात करते हैं, तो प्रोटॉन तो सेम है लेकिन यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, मतलब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। आप सोचो ना कि भाई देखो प्रोटॉन सेम है, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा और रेडियस भी क्या हो जाएगी? रेडियस बढ़ जाएगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि R एनाइन होगा, उसकी रेडियस ज्यादा होगी किससे? R कैटाइन से। ये बात समझ में आई? क्योंकि एनाइन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, तो उनको अट्रैक्शन कम लग पाएगा और रेडियस बढ़ जाएगी। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी।
तब ऐसा बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एग्जांपल की बात करें, मैं तुम्हें अगर एक सवाल दूं, मैं तुम्हें रेडियस का पूछूं कि एल्यूमिनियम +3 है हमारे पास में, मैग्नीशियम +2 है, Na+ है, F- है, ऑक्सीजन -2 की रेडियस की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 13 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारी कंडीशन क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब सोचो देखो प्रोटॉन ज्यादा कहाँ है, प्रोटॉन एल्यूमिनियम में ज्यादा है, मैग्नीशियम से, फिर सोडियम से, फिर फ्लोरीन से, फिर ऑक्सीजन से। तो ज्यादा इंटरेक्शन कहाँ अच्छा पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से खींच कौन पाएगा, 13 प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज्यादा है, ज्यादा खींच पाएगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा प्रोटॉन अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब देखो सबसे रेडियस कम किसके, एल्यूमिनियम +3, फिर Mg+2, फिर Na+, F-, फिर O-2। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो रेडियस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/z। और यहाँ पे z क्या है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, z है एटॉमिक नंबर, कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस कम होती जाएगी। होप सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखना, मे भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके काम की है, राइट। तो अब लास्ट में ये एक चीज बोल सकते हैं, एक चीज ध्यान रखना, जो लेंथेनाइट सीरीज होती हैं, जो लेंथेनाइट सीरीज समझते हो, लेंथेनाइट सीरीज मतलब 4f सीरीज, मतलब जो 4f सीरीज होती है उनमें अगर वो सारे +3 आयंस है, क्या हो, अगर +3 आयंस हो तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर लेंथेनाइट सीरीज में +3 आयंस हो तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। ध्यान रखना कैसे डिक्रीज होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात समझ में आया। इस अगर ये पॉइंट ध्यान है तो अब सबसे लास्ट में जो अपना बस एंड होने वाला है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, इनको ध्यान रख लेना, तुम्हारा एक सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहला जो लिथियम प्लस है उसकी साइज बड़ी होती है मैग्नीशियम +2 से, और जो लिथियम प्लस है इसकी साइज ध्यान रखना एल्यूमिनियम +3 से भी बड़ी हो जाती है। ये देखो E/P पे डिपेंड करता है, E क्या है इलेक्ट्रॉन और P क्या है प्रोटॉन, कि जब E/P ज्यादा होता है तो साइज भी बड़ी होती है। लिथियम प्लस की साइज मैग्नीशियम +2 से बड़ी होती है और लिथियम प्लस की एल्यूमिनियम +3 से भी बड़ी होती है। और ध्यान रखना H- साइज बड़ी होती है F- से। ये 3 सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं तुम्हें, अगर ये पता हो गया तो अपना काम बन जाएगा। और अगर इतना पता है तो समझ लो अपना रेडियस में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका सारा डिटेल पोस्टमार्टम हम लोग कर चुके हैं, बस कुछ सवाल बचेंगे, जो सवाल मैं तुम्हें करवा दूंगा, लास्ट में लेक्चर वीडियोस बना लूंगा। अगर इतना तुम्हें आ गया है तब तुम्हें करना क्या है कि जाके कुछ क्वेश्चन सोल्व करो, जो भी तुम्हारे पास कंटेंट है। CDP पे अगर तुम्हारे पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता दीजिए, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, वो जाके सोल्व करो। और उसमें कुछ डाउट है तो तुम वीडियो के कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में अपने डाउट पूछ सकते हो, जहां पे आपके हर एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। कि थैंक यू सो मच अगेन